हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस से के बरुआ अकाडमी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको टेंस इंग्लिश ग्रामर में टेंस सिखाना जा रहे हैं, जिसमें क्लास 9th वालों के लिए, क्लास 10th वालों के लिए और 11-12 वालों के लिए भी टेंस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में स्टोरी बनाने के लिए और इंग्लिश ग्रामर का कोई सा ही पोर्शन ले लो तो उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेंस। तो टेंस होते कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले तो टेंस हमें पता होना चाहिए, टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो टेंस आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के आपके टेंस होते हैं। प्रेजेंट, फिर होता आपका पास्ट, फिर होता आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स होता है आपका वर्तमान काल। क्या होता है आपका? वर्तमान काल। पास्ट मीन्स होता आपका भूतकाल। क्या होता आपका? भूतकाल। फ्यूचर मीन्स होता आपका भविष्यकाल। क्या होता आपका? भविष्यकाल। बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और बहुत सारे बच्चों को पता नहीं भी होगा कि प्रेजेंट मीन्स क्या होता, पास्ट मीन्स क्या होता, फ्यूचर मीन्स क्या होता। तो हम आपको यदि बता दें कि ये आपकी है पृथ्वी। क्या है? ये आपकी पृथ्वी है, जहाँ पर आप बीचों बीच में रह रहे हैं। जहाँ आप बीचों बीच में रह रहे हैं वो कहलाता है आपका प्रेजेंट, यानी कि जो बिल्कुल अभी हाल चल रहा है उसे कहते हैं आप प्रेजेंट। और जो आपके जीवन में पीछे बीत चुका है उसे कहते हैं आप पास्ट। क्या कहते हैं उसे? आप पास्ट। और जो आगे आने वाला है उसको कहते हैं आप फ्यूचर। क्या कहते हैं आप? फ्यूचर। जैसे मान लो कि आप अभी कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं या कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। मान लो आप कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं तो 9th क्लास आपकी अभी क्या है? प्रेजेंट में है। कहाँ है आपकी? प्रेजेंट में है। जो आपकी पीछे निकल चुकी है कक्षा 8 यानी कि 8th क्लास, ये आपकी पास्ट में पहुंच चुकी है। और जो आगे फ्यूचर में आने वाली है आपकी 10th, वो 10th आपकी अभी फ्यूचर में डली है। कहाँ डली है? आपकी फ्यूचर में। तो प्रेजेंट मीन्स होता है आपका 9th क्लास, और जो आपकी पास्ट में निकल गई है वो है आपकी 8th क्लास, और जो आपका फ्यूचर है वो है आपकी 10th क्लास, यानी कि फ्यूचर में जो है अभी आपकी 10th क्लास है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर क्या है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने आपको बताया प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जो अभी हाल चल रहा है प्रेजेंट कहलाता है, जो पीछे निकल चुका है वो पास्ट कहलाता है, जो आगे आने वाला है उसे हम फ्यूचर कहते हैं। अब प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर के भी आपके 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो 4 4 4 यानी कुल मिलाकर आपको 12 टेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? 12 टेंस। तो 12 टेंस में सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट का पहला टेंस। तो 12 टेंस क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो आज अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट पहला टेंस पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम बहुत ही क्रम वाइज तरीके से पढ़ेंगे। पहले प्रेजेंट के 4 टेंस, फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4। इस तरीके से आपके हो जाएंगे 12 टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका पहला टेंस रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इसकी पहचान होगी आपकी जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं आदि शब्द आते हैं।
आदि शब्द आते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। आपको 12 टेंस सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो 12 टेंसों की पहचान याद होना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब याद होना चाहिए। तो पहचान क्या है आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की? जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब यानी कि बोलें तो हम सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हम 2 कंडीशन में बांट देंगे। सबसे फर्स्ट कंडीशन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या फिर हम ईएस लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और सेकंड कंडीशन में पहले नंबर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम कब लगाएंगे, इसकी कंडीशन सुनो। जब वाक्य अफर्मेटिव तथा सब्जेक्ट एक वचन हो, एक वचन सब्जेक्ट एक वचन करता हो, यानी जो भी सेंटेंस दिया हो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट एक वचन हो, तब आप एस या ईएस का प्रयोग करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब सेकंड कंडीशन है आपकी, या तो आप डू लगाएंगे या डज लगाएंगे, डू या डज। डू लगाएंगे आप बहुवचन कर्ता के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज लगाएंगे आप एक वचन कर्ता के साथ यानी कि बोलें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो डूडज कब लगाएंगे आप? डूडज लगाएंगे जब वाक्य नेगेटिव बा इंट्रोगेटिव हो, जब वाक्य नेगेटिव बा इंट्रोगेटिव हो। जब वाक्य नेगेटिव बा इंट्रोगेटिव हो तब आप डू या डज का प्रयोग करेंगे। और यदि सेंटेंस अफर्मेटिव हो और सब्जेक्ट एक वचन करता हो तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस लगाएंगे। बस आपको पहचान याद करना है और हेल्पिंग वर्ब याद करना है, बस वो सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। कोई सा भी सेंटेंस लिखा हो आपको उस सेंटेंस की पहले पहचान पता करना है। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, क्या है? ता है, समझ जाएं, ता है आ गया, समझ जाएं पहला टेंस है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आप हेल्पिंग वर्ब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे या फिर डू या डज लगाएंगे। तो सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि सेंटेंस अपना अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो सेंटेंस आपका कैसा है? अफर्मेटिव का मतलब होता है कि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द ना हो, ना कोई नेगेटिव शब्द हो यानी कि नॉट वगैरह ऐसा, तो ऐसा कुछ है नहीं। वह स्कूल जाता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। वह स्कूल जाता है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। आप क्या लगाएंगे? एस या ईएस लगाएंगे। अब ये और देख लो कि सब्जेक्ट आपका एक वचन है या नहीं। हाँ, वह यानी कि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, तो आप क्या बनाएंगे? वह के लिए लिखेंगे ही। अब यहाँ पर लगेगी हेल्पिंग वर्ब, या तो एस या ईएस लगाएं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या डूडज लगाएं। तो डूडज कब लगना है? जब वाक्य नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव हो। लेकिन वाक्य अपना नेगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, तो डूडज नहीं लगेगा, एस या ईएस लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो जाना के लिए हम क्या लिखेंगे? गो। गो में
या तो हम एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। तो एस लगेगा या ई एस लगेगा, किस पर डिपेंड करता है, वर्ब की जो भी फॉर्म है उसका अंतिम अक्षर देखो क्या लिखा है, ओ। यदि अंतिम अक्षर ओ हो, एक्स हो, एस हो, एस एच हो या सी एच हो, तब आप ई एस लगाएंगे और बकाया जितने भी शब्द जितने भी वर्ब बचेंगे उन से सभी के साथ एस लगेगा अपना, से सभी के साथ। तो ही गो में का जोड़ दो, एस। ही गोज टू स्कूल। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनेगा। और इसी से यदि हम देखेंगे दूसरा कि तुम किताब पढ़ते हो, तुम किताब पढ़ते हो। अब वाक्य के अंत में आपका क्या आ गया, ते हो। क्या आ गया आपका, ते हो जी आ गया, ते हो या है बात बराबर है। तो आप क्या करेंगे, पहले तुम के लिए क्या लगाएंगे आप, यू। पहले सब्जेक्ट लिखें, अब हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस अपना कैसा है, अफर्मेटिव। सेंटेंस अफर्मेटिव है, एस या ई एस का नियम लगाएंगे। अब ये देख लो सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है कि नहीं है, यानी एक वचन है कि नहीं है। तो सब्जेक्ट आपका है बहुवचन करता, क्या है, बहुवचन करता। या आपका बहुवचन करता है तो इसमें एस या ई एस नहीं लग पाएगा, क्योंकि एस या ई एस लगाने की कंडीशन है कि सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए और सब्जेक्ट एक वचन होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सही हैं तो आप एस या एस का नियम लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तुम के लिए आपका लगाओगे यू। अब इसमें एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि तुम बहुवचन करता है। तो पढ़ना के लिए क्या लगाएंगे आप, रीड। यू रीड द बुक, यू रीड द बुक। बस, ना तो इसमें डूडज लगेगा ना ही एस या ई एस लगेगा। और ये सेंटेंस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और स्टोरी बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। आगे देखें नेगेटिव सेंटेंस। मैं खेत नहीं जोतता हूँ, मैं खेत नहीं जोतता हूँ। तो सेंटेंस कैसा हो गया, नहीं, पहले तो पहचान, ता हूँ, ता हूँ, है, हूँ, हो, बात बराबर है। है की जगह हूँ आ जाए, हूँ की जगह है, बात बराबर है। तो मैं के लिए आप क्या लिखेंगे, आई। क्या लिखेंगे, आई। मैं के लिए आई। अब आई के हिसाब से पहले नंबर तो नेगेटिव है, सेंटेंस नहीं आ गया आपका, नेगेटिव है तो आप क्या लगाएंगे, जब वाक्य नेगेटिव बाय इंट्रोगेटिव हो। नेगेटिव है, डू या डच का प्रयोग होगा, एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। तो आई कैसा है, एक वचन है कि बहुवचन है, तो आई है बहुवचन करता, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है। जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे अपन, डू। आई डू, नहीं के लिए नॉट, आई डू नॉट। और जोतना के लिए क्या लिखेंगे अपन, प्लाउज, प्लाउज द फील्ड। तो ये आपका हो गया नेगेटिव। अब नेगेटिव में और भी एक सेंटेंस है आपका कि वह नदी में कभी नहीं नहाता है, वह नदी में कभी नहीं नहाता है, वह नदी में कभी नहीं नहाता है। अब ध्यान सुने, इसमें ता है, पहचान आ गई, समझ चुके होंगे आप कि पहला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जिन वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आ जाता है, ता है आ गया। अब इसमें देखो आप क्या आ गया, कभी नहीं आ गया, क्या आ गया आपका, कभी नहीं। तो सेंटेंस कैसा हुआ आपका, नेगेटिव। कैसा हो गया आपका, नेगेटिव। आप समझ गए हैं नेगेटिव है तो आप डू डच का प्रयोग करेंगे। लेकिन थोड़ी सी बात ध्यान से, यहाँ पर लिखा है कभी नहीं, क्या लिखा है, कभी नहीं। कभी नहीं की स्पेलिंग होती है नेवर। क्या होती है आपकी, नेवर। नेवर होती है तो नेवर के साथ आप एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, ना कि डू डच का प्रयोग करेंगे।
ए सेंटेंस निगेटिव का क्या है, अपवाद मान सकते हैं कि अभी हम लिख चुके थे पहले कि जब वाक्य निगेटिव हो तो डू डज का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं, कभी नहीं, ये निगेटिव सेंटेंस भी है फिर भी हम डू डज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस का एक अपवाद है। कभी नहीं के साथ एस या एस का प्रयोग चलता है इसी सेंटेंस में। तो बाई के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। बाई के लिए हम क्या लिखेंगे, ही। वह नदी में कभी नहीं नहाता है, तो ही नेवर, ही नेवर। और नहाना के लिए बाथ, ही नेवर बाथ इन द रिवर, इन द रिवर, ही बाथ इन द रिवर। इस तरीके से आपका कभी नहीं के लिए आपका लगाएंगे नेवर, और नेवर के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे तो ही नेवर। अब बाथ में हम या तो एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे। तो बाथ में अंतिम अक्षर क्या आ गया, एच आ गया, तो क्या इसमें है ओ एक्स एस एस एच सी एच, ऐसा नहीं है तो आप क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, बाथ्स। जी आपकी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी, डू डज का प्रयोग नहीं हुआ। ही नेवर बाथ्स इन द रिवर, ठीक है ना। इस तरीके से आपका सेंटेंस बनेगा। जी आपके अफर्मेटिव थे, ये आपके निगेटिव। अब इंट्रोगेटिव और देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम किताब नहीं खरीदते हो, क्या तुम किताब नहीं खरीदते हो। तो अब इसमें लिखा है क्या तुम किताब नहीं खरीदते हो, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या शब्द सबसे पहले आ गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये, यानी कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ और कौन, यदि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये क्वेश्चन वर्ड आ गए तो आपका वो सेंटेंस कहलाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें एक कंडीशन चलती है, यदि कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, इसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। इसकी वजह से हम क्या करते हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगने हैं, डू डज लगे या फिर और कुछ भी हेल्पिंग वर्ब लग सकती है, तो उसको हम सबसे आगे निकाल लेंगे। तो तुम के हिसाब से क्या लगेगी, तुम यानी बहुवचन करता है, बहुवचन करता के हिसाब से लगेगा डू, क्या लगेगा आपका डू, डू। और तुम के लिए क्या लगाएंगे आप, यू, डू यू, डू यू। और अब नहीं के लिए इधर पर क्या लगाएंगे आप, नॉट। पहले हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल लिया हमने डू, फिर सब्जेक्ट यू, नहीं के लिए नॉट, खरीदना के लिए बाय, या परचेज भी लिख सकते हैं, बाय द बुक। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनना था। देखते हैं आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगला एग्जाम्पल। अध्यापक बच्चों को कब पढ़ाते हैं, अध्यापक बच्चों को कब पढ़ाते हैं और क्वेश्चन मार्क। अब अभी हमने बताया था पहले कि यदि कोई क्या शब्द सबसे पहले आ जाए तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे निकाल लेते हैं। लेकिन अब कोई भी प्रश्नवाचक शब्द यानी कि क्वेश्चंस वर्ड यदि वाक्य के बीच में आ जाए, कहाँ आ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए, तो सबसे पहले आपको उसी की अंग्रेजी लिखना है। तो कब के लिए आप क्या लिखेंगे, वैन, क्या लिखेंगे आप, वैन। और इसके तुरंत बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। पूरे 12 टेंसों में यही बात चलेगी कि यदि कोई क्वेश्चंस वर्ड बीच में आया
तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लिखेंगे, फिर उसके तुरंत बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो टीचर के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? अध्यापक यानी कि एक वचन करता, एक वचन करता के हिसाब से हम क्या लिखेंगे? डज। व्हेन डज अध्यापक के लिए द टीचर, व्हेन डज द टीचर पढ़ाना के लिए क्या लिखते हैं? टीच। व्हेन डज द टीचर टीच द चिल्ड्रन, या फिर द स्टूडेंट्स भी लिख सकते हैं इधर पर, द चिल्ड्रन और क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना? इस तरीके से आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। एक और सेंटेंस, हु वाला सेंटेंस, तुम्हें कौन जानता है? तुम्हें कौन जानता है? वाक्य के अंत में ता है। समझ जाए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ती है आ जाता है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वाक्य के अंत में लिखा ता है, क्या है? ता है, तो समझ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया? कौन। क्या आ गया आपका? कौन आ गया है। और जब कौन आ गया है तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो कौन के लिए आप क्या लिखेंगे? हु। क्या लिखेंगे? हु। अब आपको पता होना चाहिए कौन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या नहीं होता है आपका? सब्जेक्ट नहीं होता। तुम्हें कौन जानता है, यानी कि ये तुम्हें शब्द लिखा है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। तुम्हें कौन के लिए लिखेंगे? हु। इसके तुरंत बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। और कौन को यानी कि हु को हमेशा एक वचन मानते हैं। हु डज, हु डज। अब लेकिन इसमें डज नहीं लगाना है आपको। क्या नहीं लगाना है? डज नहीं लगाना। सब लोग यही इसी तरीका से बनाते हैं, हु डज नो, और तुम के लिए क्या लिखेंगे? यू। ये आपका सेंटेंस बन गया। तो ये आपका क्या है? गलत है। क्यों गलत है? एक चीज समझो, इसमें हु वाले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव जरूर है, लेकिन आपको हु वाले सेंटेंस में डू और डच का प्रयोग नहीं करना है। काय का प्रयोग करना है? एस या ई एस का। इसीलिए हमने बताया था कौन वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है और कौन को हमेशा एक वचन मानते हैं। तो इसमें एस या एस का प्रयोग करेंगे अपन। कौन के लिए? हु। अब जानना के लिए क्या लिखेंगे अपन? नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो। इसमें हम या तो एस लगाएंगे या फिर ई एस लगाएंगे। तो इसमें लगेगा आपका एस, हु नोज, और तुम्हें के लिए क्या लगाएंगे आप? यू, हु नोज यू, और क्वेश्चन मार्क बन गया। डू डच का प्रयोग कौन वाले सेंटेंस में नहीं करेंगे। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही अपवाद मान सकते हैं। यदि अब एक और देखो, अगर इसमें आ जाए वहां कौन नहीं जाता है, वहां कौन नहीं जाता है, बीच में क्या आ गया आपका? कौन। सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखो तो हु। अब इसमें क्या आ गया? नहीं। अब ध्यान सुनो, जब वाक्य में नहीं आ जा कौन के साथ, तो फिर डू डज नॉट लगेगा। क्या लगेगा? डज नॉट। कौन के साथ नॉट नहीं है तो ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। कौन के साथ नॉट है तो फिर डज नॉट का प्रयोग होगा। हु डज नॉट गो देयर, क्वेश्चन मार्क। ये आपके सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। इसी तरीके से आपको बनाना है। इसमें एक चीज़ और देखें, बहुत सारे बच्चों को एक वचन बहुवचन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता क्या कहलाते हैं? यानी कि ही मतलब वह, सी मतलब वह। जे लिखते हैं आप लड़का के लिए और सी लिखते हैं आप लड़की के लिए। ही सी और इट कोई निर्जीव वस्तु आ जाए,
या किसी का नाम आ जाए, राम सीता श्याम, तो जी आपके क्या कहलाते हैं, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। बहुवचन कर्ता क्या कहलाते हैं आपके, बहुवचन कर्ता कहलाते हैं आई मतलब मैं, वी मतलब हम, यू मतलब तुम, दे मतलब होता है बे, और या फिर दो से अधिक व्यक्ति। एक वचन का मतलब होता है एक व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति। बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे व्यक्ति। अब इसमें एक चीज और, क्वेश्चंस वर्ड भी नहीं आ रहे होंगे, तो प्रश्नवाचक शब्द देख लें। प्रश्नवाचक शब्द यानी क्वेश्चंस वर्ड, यानी व्हाट मीन्स क्या, भाई मीन्स क्यों, वैन मीन्स कब, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, वेयर मीन्स कहाँ। फिलहाल अभी हाल प्रश्नवाचक शब्द में ये 6 ही मोस्ट हैं, और इसके बाद और भी होते हैं, तो आगे चल के जैसे जैसे आते जाएंगे तो आपको बताते जाएंगे। लेकिन अभी हाल के दौर में आपको 6 ही याद करना है जी, बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता और एक एग्जाम्पल वगैरह आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आज हमने आपको पहला टेंस, प्रेजेंट, इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया है। इसी तरीके से क्रम वाइज करके हम आपको पूरे टेंस और पूरी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पूरी करवाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।